हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर मेजर पेपर 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट ऑलरेडी हो चुका है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चैप्टर 2 में हम पढ़ने वाले हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब हो जाता है व्यापार की शर्तें। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अगले क्लास में हम करेंगे, यानी ये पार्ट 1 हो जाएगा तो अगले क्लास में पार्ट 2 आएगा। उसमें हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो भी टर्म्स ऑफ ट्रेड से देखेंगे। इसमें सिर्फ हम लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो अगर लंबा हो जाए तो उसके लिए आप ही को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्लेन करते टाइम मुझे तो नहीं पता होता है कि वीडियो कितना लंबा हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक्सप्लेन हम अच्छे से करें या फिर हम वीडियो को देखें कि कितना लंबा है कितना नहीं लंबा हुआ है। तो ये अगर हम देखने बैठेंगे तो फिर हम अच्छे तरीके से नहीं समझा पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो लंबा हो जा रहा है और आप बोर फील कर रहे हैं तो आप क्या करो कि गैप ले करके पढ़ो। इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा, अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पर यही है कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। वीडियो कितना लंबा है कितना छोटा है ये मैटर नहीं करता है। तो आई होप आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यापार की शर्त क्या है और उन तथ्यों का विवरण दीजिए जो इसके निर्धारण को प्रभावित करते हैं। तो व्हाट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इट्स डिटर्मिनेशन। तो ये आपसे पूछा गया है, इसका फैक्टर भी पूछा गया है और ये क्या है इसका डेफिनेशन भी आपको देना है। तो सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि भारत अमेरिका को चाय बेचता है, ठीक है, और अमेरिका से मशीन खरीदता है। तो भारत ने 1 टन चाय बेच करके कितना कमाया? 10 लाख कमाता है। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, एग्जैक्ट ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मानना है कि मान लीजिए कि 10 लाख कमाया 1 टन चाय बेच करके। ठीक, उसी पैसे से उसने अमेरिका से मशीन भी खरीदा। तो अब यहाँ पे 2 स्थिति हो सकती है। पहला स्थिति क्या होगा, 1 मिनट, तो पहला स्थिति 1 मिनट हाँ, तो पहला स्थिति आपका हो जाएगा अनुकूल व्यापार की शर्त। इसका मतलब है एग्जाम्पल कि 1 टन चाय, ठीक है, 1 टन चाय 10 लाख हो गया। 10 लाख, एक जो मशीन लिया, ठीक है, MACHINE, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका, वो भी हो जाएगा 10 लाख का। भारत क्या करता है कि 1 टन चाय बेचता है तो उसको 10 लाख रुपया मिलता है। अब उसी 10 लाख रुपए से वो मशीन भी खरीदता है, एक मशीन। ठीक, अब कुछ समय के बाद 1 टन चाय 12 लाख हो जाता है, 12 लाख में बेचता है। ठीक, और एक मशीन 10 लाख में खरीदता है। तो अब भारत वही चाय बेच करके पहले से ज़्यादा पैसा कमाएगा और आसानी से मशीन भी खरीद सकेगा। पहले भारत 10 लाख में बेचा, लेकिन अब वो 12 लाख में बेचता है और 10 लाख में एक मशीन अमेरिका से ही खरीद लेता है। तो इसके पास, भारत के पास कितना बच जाएगा? 2 लाख का बेनिफिट हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब भारत को क्या हुआ? यहाँ पे भारत को हुआ लाभ। तो जब भारत को लाभ हुआ तो इसी को हम कहेंगे अनुकूल व्यापार की शर्त, यानी फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अनुकूल व्यापार की शर्त। अनुकूल व्यापार की शर्त, जब लाभ होता है तब हम बोलते हैं अनुकूल व्यापार की शर्त। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरीके का आगे और भी एग्जाम्पल है, वहाँ पे अनुकूल आपको याद करना पड़ेगा कि अनुकूल का क्या मतलब होता है। और दूसरा स्थिति क्या होता था? दूसरा स्थिति होता है प्रतिकूल व्यापार की शर्त। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाएगा कि 1 टन चाय 10 लाख में बेचा, ठीक है, और एक मशीन भी 10 लाख में खरीदा गया। ठीक, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि 1 टन चाय को 8 लाख में बेचा जाता है, ठीक है, और एक मशीन 12 लाख में खरीदा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब भारत को मशीन खरीदने के लिए अधिक पैसा देना पड़ गया।
वो बेचता है 8 लाख में और एक मशीन खरीदता है 12 लाख में, तो 4 लाख का यहाँ पे नुकसान हुआ भारत को। तो इसको हम बोलेंगे प्रतिकूल, प्रतिकूल व्यापार की शर्त, यानी अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसी को कहा जाता है अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। लेकिन जहाँ पर 2 लाख का बेनिफिट हुआ था उसको क्या कहा जाता था, उसको अनुकूल कहा जाता था, और इसको हम कहेंगे प्रतिकूल। ये प्रतिकूल और अनुकूल ये दोनों आपको याद रखना है। तो इसका जो परिभाषा हो जाता है आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड का, ये क्या परिभाषा हो जाएगा आपका, कि जब हम ये देखते हैं कि अपने देश द्वारा बेची गई वस्तुओं की कीमत और खरीदी गई वस्तुओं की कीमत में क्या संबंध है, तो उसे व्यापार की शर्त कहा जाता है, यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड उसी को कहा जाता है। यही बात यहाँ पे भी लिखा गया है, ये आपको रीड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ परिभाषा भी दिया गया है, व्यापार की शर्त की परिभाषा। व्यापार की शर्त से आज से किसी देश के निर्यात मूल्य और आयात मूल्य के अनुपात से है। इससे यह ज्ञात होता है कि देश अपने निर्यात के बदले कितना आयात प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब था एक्सपोर्ट प्राइस और इंपोर्ट प्राइस की अनुपात का यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो ये हमें बताता है कि कोई देश अपने निर्यात के बदले कितना आयात प्राप्त कर सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला, टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला ये होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे TOT का मतलब हो जाता है, फुल फॉर्म इसका हो जाएगा टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक, शॉर्ट में TOT लिखा जाता है। तो व्यापार की शर्तें का फुल फॉर्मूला होता है आपका निर्यात मूल्य सूचकांक डिवाइडेड बाय आयात मूल्य सूचकांक इंटू 100, ठीक है। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि मान लीजिए कि निर्यात मूल्य कितना दिया गया है 120, ठीक है, निर्यात मूल्य 120 दिया गया है और आयात मूल्य आपको दे दिया गया है 100, तो इंटू 100 भी तो करना है, ऐसा कुछ आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको निर्यात के बारे में लिखना था और यहाँ पे आपको आयात कितना है वो लिखना था और इंटू कर देना था 100 से, ठीक है। एक मिनट, 120/100 इंटू 100, इसको हम काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 120, ठीक है, 120। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर हो गया अनुकूल। अनुकूल का मतलब अभी हम आपको बता रहे थे कि अनुकूल का क्या मतलब होता है, कि यहाँ पे क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, ठीक। और दूसरा हम आपको एग्जांपल दें तो दूसरा में मान लेते हैं कि निर्यात मूल्य जो था वो था आपका 80 और आयात मूल्य कितना था, आयात मूल्य मान लेते हैं हम 100, ठीक है। इसको भी काटेंगे अगर तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 80 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे आपका ये जो 80 आया ये आपका हो जाएगा प्रतिकूल। प्रतिकूल कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि घाटा हुआ, 20 का घाटा हुआ, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा कि एक जगह 120 लिखा गया था, एक जगह 100, तो ऐसे यहाँ पे 100 लेकर के काट दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, निर्यात वैल्यू क्या था 120, लेकिन आयात वैल्यू आपका क्या था, यहाँ पे 100 था। मतलब हम 120 में बेच रहे हैं और 100 में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हमको बेनिफिट हो रहा था, बेनिफिट हो रहा था तो उसको हम क्या कहते थे, अनुकूल कहते थे। लेकिन 80/100 या 100, ठीक है। तो इसको भी अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे भी आंसर तो 80 ही आएगा, वहाँ पे 120 लिखा था तो 120 आए, यहाँ पे 80 ही आएगा क्योंकि 80 लिखा हुआ था। तो यहाँ पे प्रतिकूल कैसे हो गया, क्योंकि वहाँ पे 120 लिखा था तो आंसर 120 आया, तो वहाँ पे हो गया था अनुकूल, लेकिन यहाँ पे प्रतिकूल कैसे हुआ, वो ऐसे हुआ क्योंकि यहाँ पे निर्यात का वैल्यू दिया गया है 80 और आयात का वैल्यू दिया गया है 100, यानी हम 80 में बेच रहे हैं और 100 में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे घाटा लगा। तो घाटा लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिकूल कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आई होप ये आपको फार्मूला याद रहेगा। तो जब भी आपसे टर्म्स ऑफ ट्रेड पूछा जाए तो आपको ये फार्मूला भी लिख देना है, एग्जाम्पल भी डाल देना है अपने मन से कुछ भी, ठीक है, लेकिन सटीक एग्जाम्पल डालना है। अगला है व्यापार की शर्तों के निर्धारण को प्रभावित करने वाली कारक। तो पहला पॉइंट है निर्यात एवं आयात की मांग और पूर्ति
इसका मतलब है कि अगर विदेशों में भारतीय चाय की मांग अगर बढ़ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी और भारत को ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। ठीक, फॉर एग्जांपल के लिए कि दार्जिलिंग चाय की विदेशों में बहुत मांग हो गई है तो भारत ज़्यादा कमाई भी करेगा, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगा तो कमाई तो बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट है वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में परिवर्तन, यानी अंतर्राष्ट्रीय अगर कीमत में परिवर्तन आता है तो इससे क्या होगा कि इससे आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि कच्चे तेल की कीमत अगर बढ़ जाए, यानी क्रूड ऑयल का अगर कीमत बढ़ जाता है तो भारत को तेल खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि इससे व्यापार की शर्त खराब हो सकती है। अब अगला पॉइंट है विनिमय दर में परिवर्तन, यानी एक्सचेंज रेट की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ इसका कहने का मतलब है कि ये हमें बताती है कि एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के बराबर कितनी है। जैसे कि मान लेते हैं कि पहले $1 बराबर, फॉर एग्जांपल के लिए हम आपसे कह रहे हैं, तो $1 बराबर 80 रुपया हो जाता है। ठीक, अब $1 बराबर अगर 90 रुपया मान लेते हैं कि हो गया होगा, चाहे होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, तो अब भारत को वही सामान खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा रुपया देना होगा, क्योंकि पहले $1 का कीमत 80 रुपया था, लेकिन अब मान लेते हैं कि 90 रुपया हो गया। ठीक, तो अब भारत को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। पहले 80 रुपया में देकर खरीदता था, अब 90 रुपया देना पड़ता है। तो ये इसका मतलब था एक्सचेंज रेट का परिवर्तन से भी नुकसान भारत को होता है, ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। अगला पॉइंट है उत्पादन लागत में परिवर्तन, यानी यदि किसी देश में वस्तु कम लागत में बनती है तो वो उन्हें सस्ते दाम में बेच सकता है, तो इससे उसका निर्यात बढ़ सकता है। ठीक है, तो तकनीकी प्रगति और उत्पादकता का मतलब हो गया यहाँ पे कि नई मशीनों और आधुनिक तकनीक से उत्पादन बढ़ता है और लागत भी कम होती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि नई मशीनें लगने से एक दिन में 100 की जगह 200 मोबाइल बनने लग जाता है, तो 200 मोबाइल बनाया जा सकता है नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से। अगला है टैरिफ और कोटा की बात हो रही है यहाँ पे, तो सरकार की नई नीति की बात हो रही है। तो सरकार आयात और निर्यात के नियम भी बनाती है, तो सरकार विदेशी खिलौनों पर अधिक टैक्स लगा देती है, इससे लोग भारतीय खिलौने अधिक खरीदेंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, यानी इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई दूसरा देश वही सामान कम कीमत पर बेचने लगे तो हमारे देश का निर्यात कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए यदि चीन भारत से सस्ते मोबाइल बेचने लगे तो भारत के मोबाइल कम बिक सकते हैं। तो ये इसका एग्जांपल था। परिवहन एवं बीमा लागत, यानी इसका कहने का मतलब है कि यदि जहाज का किराया या बीमा महंगा हो जाए तो सामान विदेश भेजना भी महंगा हो जाएगा। अगर डिलीवरी चार्ज ही अगर वो इतना ज़्यादा लेंगे तो फिर सामान भेजना भी तो महंगा ही हो जाएगा। अगला है इन्फ्लेशन की स्थिति, यानी यदि देश में महंगाई बढ़ जाती है तो वस्तुएं महंगी हो जाती है, विदेशी खरीदार भी कम खरीदेंगे। लास्ट पॉइंट है विश्व आर्थिक परिस्थितियाँ और वैश्विक संकट, यानी युद्ध, महामारी या आर्थिक मंदी का प्रभाव व्यापार पर पड़ता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि कोविड-19 के समय में क्या हुआ कि कई देशों का आयात निर्यात प्रभावित हुआ था। यहाँ तक आपको लिख लेना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म्स ऑफ ट्रेड, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक इसका प्रकार हम आपको समझाते हैं, इसका प्रकार और वो फॉर्मूला। तो अब हम पढ़ने वाले हैं व्यापार की शर्तों के प्रकार, यानी पहला प्रकार यहाँ पे दिया गया है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये आपका पहला प्रकार है। हिंदी में लिखा गया है शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त। इसका कुछ फॉर्मूला दिया गया है, कुछ इक्वेशन यानी समीकरण दिया गया है। तो समीकरण के साथ बोला गया था तो इसीलिए हम समीकरण के साथ ही पढ़ेंगे। टीओटी का मतलब हो जाता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है PX/PM × 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का।
तो इसका मतलब है कि इसमें केवल प्राइस देखी जाती है, यानी हम जो सामान बेच रहे हैं उसकी कीमत और जो सामान खरीद रहे हैं उसकी कीमत की तुलना की जाती है। तो PX का यहाँ पे मतलब हो जाता है निर्यात यानी एक्सपोर्ट की कीमत, और आयात PM का मतलब हो जाता है यहाँ पे आयात की कीमत यानी इंपोर्ट की कीमत। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हम डिवाइड कर देते हैं और इनटू कर देते हैं 100 से। ठीक, फॉर एग्जांपल के लिए कि भारत चाय बेचता है तो चाय की कीमत वो रख देता है 120, और जब जापान से मशीन खरीदता है तो मशीन की कीमत हो जाती है 100। ठीक है, तो TOT का हो जाएगा इनटू इसमें 100 लगाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला में 100 दिया गया है। मतलब भारत को यहाँ पे क्या हुआ, भारत को यहाँ पर होता है फ़ायदा, क्योंकि भारत 120 में बेचता है और ख़रीदता है 100 में, तो 20 का बेनिफिट हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहते थे क्या, अनुकूल, और जहाँ पे घाटा लग जाता था वहाँ पे प्रतिकूल बोलते थे। तो इसी को हम कहते हैं नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी केवल कीमत की तुलना की जाती है, कितना में बेचा गया और कितना में खरीदा गया, इसका हम तुलना करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक, अब दूसरा टाइप्स है आपका ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये है आपका दूसरा। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या होता है कि इसमें कीमत नहीं देखी जाती है, इसमें केवल मात्रा यानी क्वांटिटी देखी जाती है। तो इसमें मात्रा देखा जाता है, कीमत यहाँ पे नहीं देखा जाता। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, GTT इज इक्वल टू आयात की मात्रा डिवाइडेड बाय निर्यात की मात्रा इंटू 100। ठीक है, GTT का यहाँ पे मतलब हो जाएगा ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। तो ये आपको समझ लेना है, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड लिखा गया है यहाँ पे। SFTT का मतलब होगा सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो ये आपको ये शॉर्ट में लिखा गया, ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या देखा जाता था, यहाँ पे देखा जाता था क्वांटिटी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए कि भारत क्या करता है कि भारत ने 100 टन चाय बेची, कितनी बेची, 100 टन, तो 100 ऊपर लिखेंगे आयात की मात्रा, और निर्यात की मात्रा में हम लिखेंगे 150। तो भारत क्या करता है कि 100 टन चाय बेचता है और बदले में 150 मशीनें खरीदता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 150। तो यहाँ पे कीमत नहीं देखा जाता है, बल्कि यहाँ पे देखा जाता है क्वांटिटी, 100 टन चाय बेच करके कितने मशीन मिली वो देखा जाता है यहाँ पे। तो इंटू 100 भी यहाँ पे कर लेते हैं। एक मिनट, अगर वही मान लेते हैं कि 100 टन चाय दे करके हमको मिलता है 200 मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब हो जाएगा कि इससे पता चलेगा कि व्यापार अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर 100 टन चाय दे करके हमको मिल रहा है 80 मशीन, यानी हम 80 मशीन ही खरीद रहे हैं या मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। हम दे रहे हैं 100 लेकिन मिल रहा है 80, तो इसी को हम कहेंगे व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि इसमें केवल मात्रा की तुलना की जाती है, मात्रा को ही डिवाइड किया जाता है, ना कि कीमत को। ठीक, अब अगला है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब हो जाता है कि ये केवल कीमत नहीं देखती है, बल्कि ये भी देखती है कि देश ने कुल कितना निर्यात किया। यानी यहाँ पे दिया गया है फॉर्मूला, शुद्ध व्यापार की शर्तें और निर्यात की मात्रा सूचांक डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसका मतलब हो जाएगा नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड इनटू एक्सपोर्ट क्वांटिटी इंडेक्स। ठीक है, ये इसका मतलब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए कि पहले भारत 100 टन चाय बेचता था, लेकिन अब 200 टन चाय बेच रहा है और साथ ही चाय की कीमत भी बढ़ गई। अब भारत की कुल आय बहुत बढ़ जाएगी, इससे ही हम कहेंगे इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसी को कहा जाता है। तो ये बताता है कि देश के निर्यात से कुल कितनी आय हुई, तो यही इसका कहने का मतलब है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का। अब अगला पॉइंट है सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसका मतलब हो जाता है कि इसमें कीमत और
उत्पादकता दोनों देखी जाती है। यानी इसमें क्या देखा जाता है, प्राइस तो देखा ही जाएगा आपका, ठीक है, प्राइस, एंड इसमें देखा जाता है प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता भी देखा जाता है, दोनों देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एक मजदूर है, ठीक, एक मजदूर पहले एक दिन में 100 मोबाइल बनाता था, 100 मोबाइल बनाता था। नई मशीनें आने के बाद वही मजदूर एक दिन में 200 मोबाइल बनाने लग गया। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि उत्पादकता बढ़ गई। तो यही देखा जाता है सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड में। पहले भारत क्या करता था कि पहले भारत 100 टन चाय मतलब कि प्रोड्यूस करता था, यानी प्रोडक्टिविटी उसका कितना था, 100 टन चाय, उत्पादकता 100 ही था, 100 टन था। लेकिन नई तकनीक आने की वजह से अगर ये 150 टन चाय हो गया तो अब भारत ज़्यादा निर्यात करेगा, ज़्यादा कमाई भी भारत करेगा, तो इसीलिए व्यापार की स्थिति बेहतर भी होगी। अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगा तो व्यापार की स्थिति बेहतर होगी। इसी को कहा जाता है सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। अगला है डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसका मतलब है कि इसमें दोनों देशों की उत्पादकता की तुलना की जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है आपका फॉर्मूला। तो एग्जाम्पल, भारत नई मशीन ला करके 100 से 200 मोबाइल बनाने लग गया, ठीक है। लेकिन वहीं पर यहाँ पे इंडिया की हम बात करें, यहाँ पे चाइना की बात की, ये 100 से कितना बनाने लग गया, 100 से क्या बनाने लग गया, नई तकनीक की वजह से ये 200 बनाने लग गया। लेकिन चाइना क्या करता है कि 100 से ये 400 बनाने लग गया, 400 मोबाइल ये बनाने लग जाता है। तो अब दोनों देशों की उत्पादकता की तुलना की जाए तो इनका दोनों का तुलना किया जाएगा। ये 200 बना रहा है और ये 400 बना रहा है, तो इन दोनों में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, वाई टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल फॉर डेवलपिंग कंट्री। हम आपको बता रहे थे अनफेवरेबल और फेवरेबल का मतलब तो हम आपको अनुकूल और प्रतिकूल, इसका मतलब तो हम आपको बता चुके हैं। तो प्रतिकूल का क्या मतलब होता है ये तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम 2 बार समझा चुके हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है कि डेवलपिंग कंट्री की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये जो भी यहाँ पे डेफिनेशन फार्मूला इसका मतलब लिखा गया है, टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो मतलब लिखा गया है, ये आपको रीड कर लेना है, क्योंकि ये तो हम समझा चुके हैं। अभी प्रतिकूल का कारण देखते हैं। विकासशील देशों के लिए व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होने के क्या क्या कारण हैं। इसको समझने से पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि विकासशील देश का मतलब क्या होता है, यानी डेवलपिंग कंट्री। विकासशील देश का मतलब होता है वे देश हैं जिनका औद्योगिक और आर्थिक विकास अभी पूरी तरह से नहीं हुआ। जैसे कि विकासशील देश कौन कौन सा है, वह है आपका भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और भी बहुत सारा है। तो इन देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई समस्या का सामना करना पड़ता है, इसीलिए उनकी व्यापार की शर्तें यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड अक्सर अनफेवरेबल ही होती है, यानी प्रतिकूल ही होता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे प्रतिकूल लिखा गया है। तो हम समझते हैं कि प्रतिकूल के क्या क्या कारण हैं। तो पहला कारण आपका दिया गया प्राथमिक वस्तुओं पर अधिक निर्भरता, यानी प्राथमिक वस्तुएं का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वे होती हैं जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होती हैं। प्राथमिक वस्तुएं का मतलब है वैसा वस्तु जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए चाय, कॉफ़ी, कपास, जूट, गेहूँ, चावल, ये सब। तो इनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अक्सर कम ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि भारत कपास बेचता है, लेकिन कपास की कीमत कम होने के कारण ज़्यादा आय नहीं होती है। दूसरा है निर्मित वस्तुओं को कम निर्यात, यानी इसका मतलब है कि विकासशील देश अधिकतर कच्चा माल बेचते हैं और तैयार माल कम बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत कपास बेचता है, लेकिन ब्रांडेड कपड़े कम निर्यात करता है, जबकि तैयार माल की कीमत कच्चे माल से कई गुना अधिक होती है। अगला है आयातित मशीनों एवं तकनीक पर निर्भरता। इसका कहने का मतलब है कि नई मशीनें, कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक विकसित देशों से खरीदनी पड़ती है।
तो ये वस्तु महंगी होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि भारत जर्मनी से मशीनें खरीदता है, इससे आयात पर अधिक खर्चा भी होता है। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में अस्थिरता, यानी कच्चे माल की कीमत बार बार बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एक साल कॉफ़ी की कीमत 200 रुपया प्रति किलो थी, ठीक है, लेकिन अगले साल क्या हो जाएगा कि 120 रह जाएगा, 120 में ही मिल जाता है। तो इससे निर्यात से होने वाली आय कम हो जाती है। अब अगला है विकासशील देशों की उन्नत तकनीक। इसका मतलब है कि विकसित देशों के पास आधुनिक मशीनें और तकनीक होती है, तो वे कम लागत में बेहतर गुणवत्ता का सामान बनाते हैं, यानी अच्छे क्वालिटी का सामान बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए कि जापान और जर्मनी की जो कार हैं वो आधुनिक तकनीक के कारण दुनिया भर में लोकप्रिय है। अगला है निर्यात वस्तुओं की मांग का कम लोचदार होना। इसका मतलब है कि कम लोचदार मांग का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो जाएगा कि कीमत घटाने पर भी मांग में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती है। जैसे कि यदि चाय की कीमत थोड़ी कम हो जाए तो लोग अचानक दोगुनी चाय नहीं खरीदेंगे, इसीलिए कीमत घटाने का ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। अगला है व्यापार में असमान प्रतिस्पर्धा, यानी इसका कहने का मतलब है कि विकसित देशों की कंपनियां बहुत बड़ी और शक्तिशाली होती है, तो वे कम कीमत और बेहतर गुणवत्ता का सामान बेचती है। जैसे कि यदि भारत और चीन दोनों मोबाइल बेचते हैं, लेकिन चीन सस्ते और बेहतर मोबाइल अगर बेचता है तो भारत के मोबाइल कम बिकेंगे, क्योंकि लोग सस्ता और अच्छा माल ही खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए भारत का मोबाइल कम बिकेगा और चीन का ज़्यादा बिकने लग जाएगा। अब अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव, यानी बड़ी विदेशी कंपनियों के पास अधिक पैसा, आधुनिक तकनीक और बड़ा बाजार होता है, तो इसी कारण की वजह से स्थानीय उद्योग को प्रतिस्पर्धा में कठिनाइयाँ होती है। ठीक है, कंपटीशन झेलना पड़ता है उनको। जैसे कि यहाँ पे दिया गया था, हाँ यही है ना, हाँ यही है, हाँ। तो फॉर एग्जांपल है इसका एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियां वैश्विक बाजार में मजबूत स्थिति रखती है। विदेशी मुद्रा की कमी, इसका कहने का मतलब है कि विदेशों से सामान खरीदने के लिए डॉलर जैसी विदेशी मुद्रा चाहिए होता है। तो यदि किसी के देश के पास विदेशी मुद्रा कम है तो वो आवश्यक वस्तुओं का आयात भी कठिनाई से कर पाएगा। ठीक है। अब अगला है व्यापार घाटा। इसका मतलब है कि जब किसी देश का आयात यानी इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से अधिक हो जाए, यानी निर्यात से अगर अधिक हो जाता है तो उसे व्यापार का घाटा कहते हैं। जैसे कि निर्यात है आपका 100 करोड़, ठीक है, और आयात है 150 करोड़, ठीक, तो यहाँ पे 50 करोड़ का व्यापार का घाटा हुआ, घाटा हो जाएगा आपको। अब अगला है, एक मिनट, संरक्षणवादी नीतियाँ। इसका कहने का मतलब है कि कई विकसित देश अपने उद्योगों की रक्षा के लिए विदेशी वस्तुओं पर अधिक टैक्स या अन्य प्रतिबंध लगा देते हैं। तो अधिक टैक्स लगाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि यदि कोई विकसित देश भारतीय स्टील पर भारी आयात शुल्क लगा दे तो भारतीय स्टील वहाँ कम बिकेगा। टैक्स अगर ज़्यादा लगा दिया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि भारतीय सामान कम ही बिकेगा। अगला है कम उत्पादकता और पूंजी की कमी। मतलब विकासशील देशों में कई बार क्या होता है कि कई बार आधुनिक मशीनें और पर्याप्त पूंजी नहीं होती है, जिससे उत्पादन कम और महंगा भी होता है। अगला है परिवहन एवं विपणन सुविधाओं का अभाव, यानी अच्छी सड़क, बंदरगाह, गोदाम या फिर विपणन व्यवस्था न होने से निर्यात महंगा और कठिन भी हो जाता है। जैसे कि यदि किसानों का सामान समय पर बंदरगाह तक नहीं पहुंचता तो निर्यात प्रभावित होगा। अगला है राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता। इसका कहने का मतलब है कि सरकारों का बार बार बदलना, युद्ध होना,
दंगे या फिर आर्थिक संकट व्यापार को प्रभावित कर देता है। तो सरकार बार बार बदलना, युद्ध होना, दंगा फसाद होना, ये सब क्या करता है कि आर्थिक संकट व्यापार को प्रभावित करता है। जैसे कि यदि किसी देश में युद्ध हो जाए तो वहाँ से निर्यात और आयात दोनों प्रभावित हो जाते हैं। तो वहाँ का निर्यात आयात दोनों प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ तक आपको लिखना था इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, एक मिनट, हाँ। What are causes for developing nation to unfavorable terms of trade? Suggest favorable terms of trade. अनफेवरेबल के बारे में तो हम ऑलरेडी अभी आपको क्वेश्चन 3 में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे सजेस्ट करना है फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है आपको रीड करना है और इसका कारण हम सबसे पहले पढ़ेंगे। प्रतिकूल होने का कारण हम सबसे पहले देखते हैं। प्राथमिक वस्तुओं का अधिक निर्यात, तैयार माल का कम उत्पाद, तकनीक पिछड़ापन, विदेशी तकनीक और मशीनों पर निर्भरता, व्यापार घाटा, निर्यात में विविधता का अभाव और उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, वैश्विक मूल्य अस्थिरता, विदेशी मुद्रा की कमी, कमजोर औद्योगिक आधार की संरक्षणवादी नीतियाँ और परिवहन और आधारभूत संरचना की कमी। तो ये सब था आपका, क्या था, एक मिनट, हाँ, प्रतिकूल। ये प्रतिकूल का कारण था। अब आपको अनुकूल बताना है। तो प्रतिकूल तो हम आपको समझा चुके हैं, तो ये आपको पढ़कर समझ में आ जाएगा। अनुकूल, अनुकूल व्यापार की शर्तों। अगर आपको ये पढ़ने के बाद भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको टेलीग्राम पे जा कर के वहाँ पर बता देना है, इसका स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है। वहाँ पे हम आपको अलग से समझा देंगे या फिर वहाँ पे हम आपको बता देंगे। ये अनुकूल व्यापार की शर्तों का यह जो पहला पॉइंट दिया गया, निर्यात में विविधता लाना। इसका मतलब है कि केवल एक दो वस्तु नहीं बल्कि कई प्रकार की वस्तुएं निर्यात करनी चाहिए। जैसे कि चाय के साथ साथ दवाइयाँ या फिर मोबाइल या फिर कपड़े या फिर सॉफ्टवेयर भी निर्यात किया जाए। तो ऐसा करना चाहिए आपको, ठीक है। ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा ऐसा आपको करना चाहिए। अनफेवरेबल मतलब, अनफेवरेबल का मतलब हम आपको क्या बताए थे, प्रतिकूल का हम आपको मतलब बताए थे कि जहाँ पे आपको घाटा लगा है। तो ये अनुकूल, यानी अनुकूल का यहाँ पे मतलब हो गया कि ये अनुकूल में क्या होता था कि यहाँ पे प्रॉफिट होता था, तभी तो हम अनुकूल बोलते थे ना इसको। तो ये आपको सजेस्ट करना है कि आपको अगर घाटा लग रहा है तो आपको घाटा से बचने के लिए अगर आपको बेनिफिट अगर चाहिए तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये आपको बता रहा है कि क्या क्या करना चाहिए। तो पहले ये बताया कि एक वस्तु निर्यात नहीं करना चाहिए बल्कि एक के साथ साथ बहुत सारी वस्तु को निर्यात करना चाहिए, इससे बेनिफिट होगा। और तैयार एवं उच्च मूल्य वाली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना, यानी कच्चा माल बेचने के बजाय जो तैयार माल है उसको बेचना चाहिए। कपास की जगह आपको शर्ट कपड़ा जो बनाते हैं, जो तैयार माल से बनाते हैं, उसको बेचना चाहिए। अगला है आधुनिक तकनीक अपनाना, यानी नई मशीनें और तकनीक का उपयोग करने से उत्पादन बढ़ेगा और लागत घटेगी। उद्योगों का विकास करना, यानी जितने अधिक उद्योग होंगे उतना अधिक उत्पादन और निर्यात होगा। उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना, इसका कहने का मतलब है कि यदि सामान अच्छी गुणवत्ता का होगा तो विदेशों में उसकी मांग बढ़ेगी। अगर हम अच्छी क्वालिटी का सामान बना रहे हैं तो विदेश से ऑटोमेटिक डिमांड इसका बढ़ेगा वहाँ पे। अगला है नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की खोज करना, यानी केवल एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, नई जगह पर भी व्यापार करना चाहिए। जैसे कि यदि भारत केवल अमेरिका को निर्यात करे तो जोखिम बढ़ेगा, लेकिन अगर वही भारत यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य देशों को भी निर्यात करे तो व्यापार अधिक सुरक्षित और लाभदायक भी होगा। अगला है व्यापार समझौते को बढ़ावा देना, यानी दूसरे देशों के साथ व्यापारिक समझौता करने चाहिए, इससे व्यापार आसान और सस्ता हो जाता है। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं लागू करना, यानी इसका कहने का मतलब है कि सरकार को निर्यातकों को सहायता, छूट और सुविधा देनी चाहिए ताकि वे अधिक निर्यात कर सकें। अगला है आधारभूत संरचना का विकास करना, इसका मतलब है कि अच्छी सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे या फिर गोदाम
तो ये सब चीज़ विकसित होना चाहिए। इससे सामान जल्दी और कम लागत में विदेश पहुंच जाता है। तो इससे आप ही को बेनिफिट होगा अगर ये सब चीज़ अच्छा रहेगा तो। अगर हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा रहेगा तो बेनिफिट तो होगा ही। अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना, यानी नई तकनीक और नए उत्पाद विकसित करने चाहिए ताकि विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सके। विदेशी निवेश को आकर्षित करना, इसका मतलब है कि विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे नई तकनीक, रोजगार और उत्पादन बढ़ता है। व्यापार नीतियों को अधिक प्रभावी बनाना, इसका मतलब है कि सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो निर्यात बढ़ाए और अनावश्यक आयात को कम करे। ठीक है, तो इसमें जितना भी लिखना था यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ तक लिखना था आपको, तो ये पूरा हो गया है कंप्लीट। तो लॉन्ग में आपसे 4 ही क्वेश्चन पूछा गया था, शॉर्ट में आपसे 10 क्वेश्चन पूछा गया है। इसी से रिलेटेड कुछ अलग अलग, कुछ नया नया टॉपिक भी शॉर्ट में दिया गया है जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में टैग कर दिया जाएगा। इसका PDF आपको दे दिया जाएगा वहाँ से आपको इसको अच्छे से रीड कर लेना है, रिवीजन करते रहना है, थोड़ा अपना भी माइंड लगाना है, एग्जाम्पल सोच करके लिखना है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में पार्ट 2 में। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना है।